नाटो पर हमला आरंभ हो चुका है, परंतु गोले बारूद से नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर से। नाटो के 4 देश जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड एवं लिथुआनिया में अचानक इंटरनेट का स्पीड बहुत स्लो हो गया और कहीं कहीं पर तो इंटरनेट बंद भी हो गया। जब ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैलने लगा तब सरकारें भयभीत हो गए और लोग चिंतित हो गए, क्योंकि ये इंटरनेट डिसरप्शन किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं बल्कि अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को काटने के कारण हुआ था, जिसको कि रशिया एवं चाइना ने मिलकर काटा है। इसके प्रत्युत्तर में नाटो ने यूक्रेन को पुनर्वार लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का नया सप्लाई भेजा, वो भी तब जब रशिया ने यूक्रेन पर इतिहास में पहली बार एक न्यूक्लियर कैपेबल आईसीबीएम से हमला कर चुका है। यानी स्थिति जटिल हो चुका है और मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि क्या भविष्य मालिका फिर से सच होने वाला है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। जय जगन्नाथ। जब से मैंने सत्य को उजागर किया है तब से पौंड्रक और उसकी विधर्मी सेना हमारे इस धार्मिक परिवार पर निरंतर हमले कर रहा है। इसी कारण पिंड कमेंट में बैकअप चैनल का लिंक दिया है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। भविष्य मालिका के सबसे मूल्यवान ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प के 5वें अध्याय के पेज नंबर 29 में लिखा है कि रक्त रंगरे पानी नालीजे दिशिब, जोग्नि गणंकर खां खां शब्द जे शुभिब, वैज्ञानिक जंत्र मान अचल होइब, हरिंकर चक्र खाली घूर्ण जे थिब। अर्थ रक्त के रंग से पानी लाल दिखाई देगा, योगनियों के चित्कार से संसार गूंज उठेगा, आधुनिक यंत्र अचल हो जाएगा, केवल हरि का सुदर्शन ही घूमता रहेगा। सरल भाषा में कहूँ तो देशों देशों के बीच भीषण युद्ध होगा, जिनके कारण असंख्य मनुष्य मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी में कलयुग के उस अंतिम महासंहार या महायुद्ध के विषय में कहा गया है, जिसका आरंभ आज हो चुका है। इसे मानना या ना मानना यह आपका व्यक्तिगत विचार है, परंतु मैं तथ्यों के साथ प्रमाण भी देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बारंबार कह रहा हूँ कि जो बाइडेन जाते जाते दुनिया में बड़ा उथल पुथल मचा कर जाएंगे, और आज इसके एक के बाद एक प्रमाण मिलते जा रहे हैं। एक बार 5 नवंबर से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है उस पर नजर डालते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सके कि वर्तमान दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले यूएस एवं नाटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देकर उनसे रशिया पर हमला करने को कहा। आदेश मिलते ही यूक्रेन ने रशिया पर 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से हमला भी कर दिया। इससे क्रोधित होकर रशिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव करते हुए ये लिख दिया कि यदि रशिया पर कोई नॉन न्यूक्लियर देश किसी न्यूक्लियर कैपेबल देश के साथ मिलकर हमला करता है या हमला करने का प्रयास करता है तो रशिया उस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। पुतिन यहीं पर ही नहीं रुके, बल्कि यूक्रेन पर पृथ्वी के इतिहास में पहली बार एक न्यूक्लियर कैपेबल आईसीबीएम से हमला कर दिया। पहली बार इसीलिए क्योंकि आज तक किसी भी युद्ध में आईसीबीएम जैसा शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ है। इन सब के बाद ई-पेंग 3 नाम का चाइनीज मर्चेंट शिप, जिसका कैप्टन एक रशियन है, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से निकलकर बाल्टिक सी में जाता है और 4 नाटो देशों को कनेक्ट करने वाले 2 अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को काट देता है, जिसके कारण जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड एवं लिथुआनिया में इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्ट हो जाता है। नाटो ने इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया है, यानी एक नए प्रकार का युद्ध। नाटो ने इसके प्रत्युत्तर में यूक्रेन को पुनर्वार लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भेजा, यानी आ बेल मुझे मार। इन सभी के कारण विश्व में फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 का वातावरण बन चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो के आरंभ में बताए गए भविष्यवाणी में लिखा था। तो क्या फाइनली अब न्यूक्लियर वॉर होने वाला है? परमाणु अस्त्रों को दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र कहा जाता है, क्योंकि यदि इनमें से एक भी गिरा तो एक पूरा का पूरा सभ्यता ही विलुप्त हो जाता है। अनेकों वर्षों तक बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, अनेकों मनुष्य जानलेवा कैंसर से तड़प तड़प कर मर जाते हैं, अनेकों वर्षों तक जमीन पर एक पौधा तक नहीं उगता एवं अनेकों वर्षों तक नदियों का पानी पीने लायक नहीं बचता, यानी पूर्ण विनाश। और आज यानी 2024 में दुनिया के अंदर इन्हीं परमाणु अस्त्रों का संख्या पहले के तुलना में 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना हो चुका है। यह अत्यंत चिंतित कर देने वाला मुद्दा है, क्योंकि यदि मात्र एक न्यूक्लियर बम इतना अधिक विनाश करवा सकता है तो फिर तब क्या होगा जब एक साथ एक ही समय पर 10 या उससे अधिक न्यूक्लियर बम गिर जाए। भयभीत नहीं, तृतीय विश्व युद्ध का परिणाम बता रहा हूँ, क्योंकि होने के बाद ये सब चर्चा करके कोई लाभ नहीं मिलेगा।
आज विश्व के अनेकों शक्तिशाली देश जो वर्तमान के समय पर जारी महायुद्ध का भाग है, बार बार भारत को इस युद्ध में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, यानी अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अभी तक भारत ने खुलकर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है। यदि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार आपको कुछ करने के लिए कहता है और आप उसे नहीं करते एवं अनदेखा कर देते हैं, तब वो मित्र या रिश्तेदार आप पर मन ही मन क्रोधित हो उठता है। ठीक वैसे ही भारत के इस न्यूट्रल नीति के कारण महायुद्ध के पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही भारत पर क्रोधित होकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी अदानी तो कभी खालिस्तानी, कभी मणिपुर तो कभी बांग्लादेश। आज तक भारत इन जैसे अनेकों षड्यंत्र को विफल कर चुका है और आगे भी समान स्थिति रहेगा, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि विश्व का भू राजनीति लगातार बदल रहा है और अधिक जटिल होते जा रहा है, जिसमें सरवाइव करना कठिन ही नहीं, अनेकों देशों के लिए असंभव भी है। इसी कारण हमें विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। स्वयं को एवं इस राष्ट्र को सक्षम, आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली बनाना ही पड़ेगा, जिसमें हर एक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। हमें समाज से जातिवाद का अंत करना है, भेदभाव को समाप्त करना है, एक होकर संगठित होना है और अधर्मियों पर एवं शत्रुओं पर एकजुट होकर प्रहार भी करना है, क्योंकि बात अब अस्तित्व पर आ चुका है, बात अब सनातन पर आ चुका है, बात अब 4 युगों के अंतिम महायुद्ध तथा कलयुग के अंतिम विश्व युद्ध यानी तृतीय विश्व युद्ध पर आ चुका है। एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर की स्थिति में भारत का हाल बेहाल होना तय है, क्योंकि भारत में ना नागरिकों के लिए न्यूक्लियर बंकर्स हैं, ना ही हर एक शहर में एयर डिफेंस सिस्टम। ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं केवल भारत के सीमाओं पर उपस्थित अंचलों में ही है। इसी कारण यदि भविष्य मालिका का 13 इस्लामिक देश एवं चाइना वाला भविष्यवाणी सच हो गया तो नागरिकों का सुरक्षा करना कठिन हो सकता है। पर मेरे अनुसार अभी सरकार को इन विषयों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वैसे आपका क्या विचार है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को क्या कहा जाता है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि सतयुग में महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह का निर्माण कौन से देव शिल्प ने किया था? सही उत्तर है देव शिल्प विश्वकर्मा। विजेता है नितिन स्टडी नोट्स। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।